हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का 18th चैप्टर जो कि है डेमोक्रेसी एंड इवॉल्विंग आइडिया। सबसे पहले तो मैं क्लास 10th के चैप्टर्स डालने वाली थी, लेकिन आप लोगों की कांस्टेंट कमेंट्स की वजह से मुझे ये चैप्टर जल्दी में डालना पड़ रहा है। तो इसमें अगर कुछ मिस्टेक्स आएंगे तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मेन टॉपिक्स स्टार्ट होने से पहले डेमोक्रेसी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आपको जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अब हम हमारे पॉइंट्स और बाद में टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिविल लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड रिक्वायर्स द रिस्पेक्ट ऑफ लॉ एंड माइनॉरिटी सिस्टम। तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे। इसके बाद अब हमारा सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि है डेमोक्रेसी मेजॉरिटेरियन वर्सेस इंक्लूसिव। नेक्स्ट टॉपिक है बेल्जियम एंड श्रीलंका। नेक्स्ट टॉपिक है मेजॉरिटेरियज्म इन श्रीलंका। नेक्स्ट है एकोमोडेशन इन बेल्जियम और लास्ट टॉपिक है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि है डेमोक्रेसी मीन्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स। पावर मिलती है पब्लिक से और ये ही पब्लिक लीडर्स को यहाँ पर रेगुलर इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करती है, जिसके बाद सारे लीडर्स पब्लिक को आंसरेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि पब्लिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे लीडर्स को उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री लिबिया में भी पावर एक अनइलेक्टेड रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल यानी कि आरसीसी के हाथों में थी और ये आरसीसी सारे इलेक्टेड असेंबलीज को ओवर रूल किया करती थी। अब इसका मतलब ये है कि जितने भी लीडर्स यहाँ पर असेंबली में इलेक्ट होकर आते हैं वो लोग पब्लिक से इलेक्ट होने के बाद भी खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस नहीं बना सकते और आरसीसी को ही, इन लोगों को आरसीसी के ऑर्डर्स को ही फॉलो करना पड़ता है। अब क्योंकि आरसीसी एक सेल्फ अपॉइंटेड काउंसिल है, इसका मतलब ये है कि कोई भी पब्लिक यहाँ के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं करती, तो इसीलिए ये आरसीसी के लोग भी किसी भी अदर पर्सन या फिर पब्लिक को आंसरेबल नहीं होते। ये लोग पब्लिक के जवाबों के सवाल भी नहीं देते। तो चलिए बढ़ते हैं अब डेमोक्रेटिक फीचर्स की तरफ। इलेक्टेड असेंबलीज का काम ये होता है कि वो लोग लीडर्स के काम को चेक करते हैं और उनके जितने भी सारे प्लान्स हैं उसे अप्रूव भी करते हैं। यहाँ पर सिटीजन्स का राइट ये है कि सिटीजन्स गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन की डिमांड कर सकते हैं और गवर्नमेंट को उन्हें उनकी डिमांड की गई इन्फॉर्मेशन देना होगा। और यहाँ पर जितने भी सारे रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, पब्लिक का राइट ये भी है कि लीडर्स के काम के बेसिस पर कि लीडर कैसे और क्या काम करता है, उसके बेसिस पर वो लोग लीडर्स को री इलेक्ट या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर ये इंश्योर करती है कि यहाँ सभी अडल्ट सिटीजन्स यानी कि सारे सिटीजन्स को अपने अपने पॉलिटिकल इक्वालिटी मिल जाए, चाहे वो लोग किसी भी जेंडर, रेस, कास्ट, कम्युनिटी किसी से भी क्यों ना हो। वोटिंग राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले वोटिंग राइट्स मेन को ही दिए गए थे और बाद में ये धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर इंक्लूड होते चले गए। फॉर एग्जांपल पहले सिर्फ वो मेन वोट किया करते थे जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी और फिर बाद में यहाँ पर पूर मैन, वुमेन और सभी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के सभी लोग इंक्लूड हो गए। 1893 में न्यूजीलैंड सबसे पहली कंट्री बन गया था जिसने सभी को राइट टू वोट दिया और 1970 में यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स देने वाली सबसे पहली लार्ज कंट्री यूएसएसआर बन गया। और यूएसए में 1920 में वाइट वुमेन और 1965 में सभी ब्लैक सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया था। एस्टोनिया ने तो अपने सिटीजनशिप रूल्स को ऐसे तरीके से डिज़ाइन किया था कि वहाँ पर रहने वाले रशियन जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो लोग उन लोगों को राइट टू वोट ना मिल सके। और फिजी में तो वोटिंग इक्वालिटी 2013 से ही स्टार्ट हुई है। अब वोटिंग इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी के वोट्स की वैल्यू वहाँ पर इक्वल नहीं थी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिजी में देखते हैं तो फिजी में दो टाइप ऑफ पीपल रहा करते थे। सबसे पहले तो इंडिजिनस फीजियंस और नेक्स्ट है इंडियन फीजियंस। और इंडिजिनस फीजियंस यानी कि ओरिजिनल फीजियंस, रियल फीजियंस, जो ओरिजिनल फीजियंस है वो लोग,
और जिनके एंसेस्टर्स भी फिजी से ही हैं, वो लोग स्टार्टिंग से फिजी में ही रहा करते हैं। अब इन लोगों की वोट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इनके वोट को भी इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था। नेक्स्ट है इंडियन फिजियंस, ऐसे लोग जिनके एंसेस्टर्स ब्रिटिश एरा में फ़िजी में आकर रहना उन्होंने किया था, और ये लोग जो ओरिजिनली फ़िजी से बिलोंग नहीं करते। अब ये लोग वोट तो दिया करते थे, लेकिन उनके वोट की वैल्यू काफ़ी लो कंसिडर किया जाती थी। तो इसीलिए 2013 के बाद यहाँ सभी के वोट्स की वैल्यू को इक्वल कर दिया गया, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंडर हर अडल्ट सिटीज़न को एक एक वोट देने का राइट मिलना चाहिए और सभी के वोट्स की वैल्यू इक्वली इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। अब डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पर सिर्फ वोट करना नहीं होता, या फिर ये सब कुछ सिर्फ वोटिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर लॉज बनाना और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए पब्लिक का इफेक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पर ओपन डिस्कशंस स्टार्ट होंगे, और जिस पर पब्लिक अपने नीड्स, व्यूज़ और सारी चीज़ों को एक्सप्रेस खुले में कर पाएगी उन ओपन डिस्कशंस में। और इन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंडिपेंडेंट सिटीज़न कमिटी भी होना एक ज़रूरी है। लेकिन ऐसे पब्लिक पार्टिसिपेशंस आसान नहीं होते, क्योंकि कई कंट्रीज़ में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स इन पब्लिक पार्टिसिपेशंस को एनकरेज नहीं करती, और सिटीजन्स खुद भी यहाँ पर कई बार पब्लिक अफेयर्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 2012 का USA प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही देख सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ 40% पीपल ने वोट किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स सिविल लिबर्टी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिविल लिबर्टी क्या है। सिविल लिबर्टी यानी वो बेसिक राइट्स और फ्रीडम जो कि आपको एक डेमोक्रेसी में मिलता है, और इन राइट्स को गवर्नमेंट भी बिना किसी वैलिड रीज़न के डिनाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सेट्रा। सिविल लिबर्टीज़ में आपके पास इंफॉर्मेशन लेना, उसे सारा प्रोसेस करना, यानी कि उसे डिस्कस करना, उस पर ओपिनियन बनाना और उस पर अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने का पूरा फ्रीडम था। लेकिन ये राइट्स लोगों को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिविल लिबर्टी यानी कि ये बेसिक राइट्स भी कई सारे लोगों को आसानी से नहीं मिल पाते, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने कई बार फ्री स्पीच को रेस्ट्रिक्ट किया, मीडिया को सेंसर किया, और जितने भी सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे उन सबको बैन या फिर बंद कर दिया। यहाँ हम USSR का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर USSR में वोटिंग राइट्स तो दिए गए थे, लेकिन सिविल लिबर्टी इन लोगों के पास नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक ही पार्टी कंटिन्यूसली 60 ईयर्स तक रूल करती रही। आज भी कई सारी कंट्रीज सिविल लिबर्टी आसानी से पब्लिक को नहीं देती, उसे रेस्ट्रिक्ट करती है ताकि पावर उन्हीं के कंट्रोल में बनी रहे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स इक्वालिटी। अब डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगी जब इसके साथ सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी दोनों भी साथ हो। रिच पीपल के पास मिनिस्टर्स का डायरेक्ट एक्सेस होता है, क्योंकि ये लोग उनके पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर पुअर पीपल के पास इतनी जल्दी या फिर ईजीली गवर्नमेंट का एक्सेस नहीं होता, और इसीलिए ये पॉलिसीज़ ज़्यादातर रिच पीपल के फेवर में और पुअर पीपल के अगेंस्ट आती हैं। तो कुछ सोशल डिविजन्स लाइक रिच और पुअर, अपर और लोअर कास्ट, और इन सभी डिविजन्स की वजह से ही यहाँ पर पॉलिटिकल इक्वालिटी मीनिंगलेस हो जाती है। हाई स्टेटस और वेल्थ होल्डर्स जितने भी यहाँ पर लोग होते हैं, वो लोग आसानी से किसी भी दूसरे पर्सन को फोर्स करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वोट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर फैमिलीज़ का ही ले लें, तो फैमिली के जितने भी मेल हेड्स होते हैं, कभी कभी वो लोग खुद भी डिसाइड करते हैं कि सारी फैमिली किसे वोट देगी, इंक्लूडिंग वुमेन। तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारे कंट्री में जितने भी मीडिया होती है, उसे सारे रिच कॉर्पोरेट्स ओन करते हैं कई बार, जिससे कि वो लोग पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस कर सके। तो इसीलिए ट्रू डेमोक्रेसी तभी बन पाएगी जब यहाँ पर सारी कंट्री में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी बनी रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंपॉर्टेंट है ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही सेलेक्ट कर सके और कोई भी पार्टी या फिर इंडिविजुअल बिना किसी स्पेशल एडवांटेजेस के यहाँ पर इलेक्शंस में compete भी कर सके। अब क्योंकि कई सारी कंट्रीज लाइक USSR, म्यांमार और लीबिया में सिर्फ 2 या 3 पार्टीज को ही compete करना अलाउड था, जिसकी वजह से पीपल के पास ज़्यादा चॉइस होती नहीं थी कि वो लोग किसे वोट दें, जिसकी वजह से अब पब्लिक बार बार एक ही पर्सन को वोट दे दिया करती थी। और एक बार गवर्नमेंट बन जाने के बाद ये पार्टी या फिर यहाँ के लोग गवर्नमेंट में आने के बाद या तो मशीनरी से छेड़छाड़ करते थे या फिर पब्लिक को फोर्स या मैनिपुलेट करते थे खुद को वोट देने के लिए, और इलेक्शन के प्रोसेस को ऐसे मैनिपुलेट करते थे कि उनका ऑपोजिट कैंडिडेट हार ही जाए। इलेक्शंस को पीपल को डिफरेंट चॉइसेस और अल्टरनेटिव्स देने चाहिए ताकि वो लोग खुद से चूज़ करके किसी भी कैंडिडेट को वोट या फिर रिजेक्ट कर सके। और इलेक्शन से पहले सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और ऑपोजिशन के लिए भी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। सिटीजन्स की सिविल लिबर्टीज़ की भी रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्रू डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डेमोक्रेसी रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर लॉ एंड माइनॉरिटी ओपिनियन। यहाँ हम डेमोक्रेसी की लिमिट्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि डेमोक्रेसी का मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो कि सिर्फ अपने सपोर्टर्स की विशेस को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट को भी लॉज को फॉलो करना होता है और जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव को इंडिपेंडेंटली अपने काम करने देना चाहिए गवर्नमेंट को। साथ में माइनॉरिटी के ओपिनियंस की भी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि चाहे माइनॉरिटी के ओपिनियंस यहाँ पर मेजॉरिटी से कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, उन्हें उसकी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हर इंडिविजुअल को अपने व्यूज़ और ओपिनियंस दोनों को एक्सप्रेस करने का और प्रमोट करने का पूरा राइट है। एंटी डेमोक्रेसी व्यूज़ लाइक डिक्टेटरशिप और पावर किसी भी एक रिलीजन या कास्ट के पीपल के हाथों में देना, इन सारी चीज़ों से भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही डील करना पड़ता है। इन शॉर्ट, डेमोक्रेसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की लिमिट्स में काम करती है जो कि सिटीजन्स के सारे राइट्स की रिस्पेक्ट करती है। तो बस आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और इस चैप्टर के जितने भी डेमोक्रेसी को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने सब अभी के अभी डिस्कस कर दिए हैं, ताकि डेमोक्रेसी पे आप सभी लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। अब इस लेसन के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं उन सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।